स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज़ में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 30 जनवरी 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चले चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि नीतीश कुमार ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल बात यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा की है। सरकार ने महिला रोजगार राशि को बढ़ा करके बड़ा कदम उठाया है, जिससे स्वरोजगार और फिर छोटे व्यवसाय शुरू करने वाली महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा। इस फैसले को महिला सशक्तिकरण की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। जब पहले जहाँ पर सहायता राशि 10,000 रुपए तक सीमित थी, अब इसे बढ़ा करके 2 लाख रुपए तक कर दिया गया है। इससे महिलाएं सिलाई, ब्यूटी पार्लर, डेयरी, खेती आधारित काम या फिर अन्य छोटे कारोबार शुरू कर सकेंगी। जब सरकार का उद्देश्य है कि महिलाएं आत्मनिर्भर बने और परिवार की आय बढ़ाने में भागीदारी बने। दोस्तों बिहार सरकार ने महिला कर्मचारियों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर के कड़ा रुख अपना लिया है। खास करके ड्यूटी के दौरान रील बनाने और फिर वीडियो पोस्ट करने वाले कर्मियों पर अब कार्रवाई हो सकती है। जब सरकार का मानना है कि इससे कामकाज प्रभावित होता है और फिर सरकार की छवि खराब होती है। नई सख्ती के तहत कर्मचारियों को चेतावनी दी गई है कि वे सरकारी दफ्तर, फाइल, गोपनीय जानकारी या फिर ड्यूटी टाइम से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर न करें। ऐसा करते पाए जाने पर विभागीय कार्रवाई, नोटिस या सस्पेंशन तक हो सकता है। सरकार का कहना है कि कर्मचारी पहले अपनी जिम्मेदारी निभाएं, उसके बाद निजी गतिविधियां करें। ये कदम सरकारी व्यवस्था को अनुशासित और फिर प्रोफेशनल बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। दोस्तों बिहार सरकार की हालिया कैबिनेट बैठक में 31 अहम प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इनमें शिक्षा से जुड़ा हुआ बड़ा फैसला यह है कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप की राशि बढ़ा दी गई है। इससे खास करके SC, ST और फिर कमजोर वर्ग के छात्रों को पढ़ाई जारी रखने में आर्थिक सहायता मिलेगा और फिर ड्रॉप आउट कम करने में मदद मिलेगी। दूसरी बड़ी घोषणा सेमीकंडक्टर नीति को मंजूरी देना है। सरकार चाहती है कि बिहार कृषि राज्य की पहचान तक सीमित नहीं रहे, बल्कि टेक्नोलॉजी और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा केंद्र बने। इससे राज्य में निवेश आएगा, फैक्ट्रियां लगेगी और फिर युवाओं के लिए बड़े स्तर पर रोजगार के मौके तैयार होंगे। कुल मिलाकर के ये फैसला शिक्षा, उद्योग और फिर रोजगार तीनों मोर्चों पर विकास की दिशा में अहम माने जा रहे हैं। सरकार का मानना है, सरकार का कहना है कि इन निर्णयों से बिहार की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और फिर युवाओं को अपने ही राज्य में बेहतर भविष्य के अवसर मिलेंगे। दोस्तों बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आई है। बिहार में 490 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकली है और इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 31 जनवरी से शुरू होने जा रही है। लंबे समय से वैकेंसी का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को अब रोजगार पाने का बड़ा मौका है। भर्ती से जुड़ी हुई जानकारी के अनुसार अलग अलग पदों के लिए योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को अपने शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और फिर जरूरी दस्तावेजों का ध्यान रखना होगा। चयन प्रक्रिया तय नियमों के अनुसार होगी, जिसमें लिखित परीक्षा या फिर मेरिट के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जा सकता है। सरकार का उद्देश्य खाली पदों को भर करके विभागों की कार्य प्रणाली को मजबूत करना है। इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और समय रहते आवेदन प्रक्रिया को पूरी कर लें, ताकि किसी तकनीकी दिक्कत से बचा जा सके। दोस्तों बिहार कैबिनेट ने अनुसूचित जाति और फिर जनजाति के छात्रों के लिए बड़ी राहत का ऐलान कर दिया है। सरकार ने उनकी छात्रवृत्ति राशि को दोगुनी करने का फैसला कर लिया है, जिससे बिहार के करीब 27 लाख बच्चों को सीधा फायदा मिलेगा। इस निर्णय का मकसद गरीब और फिर वंचित वर्ग के छात्रों को पढ़ाई के लिए आर्थिक सहारा देना है। सरकार का कहना है कि कई छात्र पैसे की कमी के कारण पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं। छात्रवृत्ति बढ़ने से अब उन्हें किताब, कॉपी, यूनिफॉर्म और अन्य शैक्षणिक जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। इससे स्कूलों में नामांकन और फिर पढ़ाई जारी रखने की दर भी बढ़ने की उम्मीद है। यह फैसला सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी बच्चा आर्थिक परेशानी के कारण शिक्षा से वंचित ना रहे और फिर SC, ST समुदाय के बच्चों को आगे बढ़ने का पूरा मौका मिले। दोस्तों UGC के नए नियमों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद RJD ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जहां पार्टी नेता ने कहा है कि शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए किसी भी बड़े फैसले में छात्रों और फिर सामाजिक न्याय का ध्यान रखना जरूरी है। उनका मानना है कि ऐसे नियमों से किसी वर्ग के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। RJD ने कहा है कि शिक्षा सबका अधिकार है और फिर नीतियां ऐसी बननी चाहिए जो कमजोर और फिर पिछड़े वर्ग के छात्रों को आगे बढ़ाने का मौका दें। पार्टी का कहना है कि अगर नए नियमों से किसी भी तबके को नुकसान होता है तो फिर उस पर दोबारा विचार होना चाहिए। वहीं पर पार्टी नेताओं ने
ये भी कहा कि इस मुद्दे पर अपनी राजनीतिक और फिर कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे। उनका दावा है कि शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर और फिर सामाजिक संतुलन बनाए रखना सबसे ज़रूरी है और इसी आधार पर वे यूजीसी के नए नियमों का विरोध या फिर समर्थन तय करेंगे। दोस्तों, बिहार सरकार ने जमीन विवाद को लेकर के बड़ा फैसला लिया है। अब थाने स्तर पर पुलिस जमीन का झगड़ा सुलझाने या फिर कब्जा दिलाने का काम नहीं करेगी। पुलिस की भूमिका सिर्फ इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित रहेगी, यानी कि जमीन से जुड़े हुए मामलों का फैसला राजस्व विभाग और फिर संबंधित अधिकारियों के द्वारा किया जाएगा। जब सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर कोई भी थानेदार या फिर पुलिसकर्मी जमीन पर दखल कब्जा कराने में सीधे शामिल पाया गया तो फिर उस पर सख्त कार्रवाई होगी। ऐसे मामलों में जिम्मेदार अधिकारियों को नापना पड़ सकता है। ये कदम इसलिए उठाया गया है ताकि जमीन विवाद में पुलिस की मनमानी और फिर पक्षपात की शिकायतें खत्म हो, यानी कि पुलिस अब जमीन मामले पर हस्तक्षेप नहीं कर पाएंगे। इस नए निर्देश से अब जमीन के झगड़ों का समाधान कानूनी प्रक्रिया और फिर राजस्व न्यायालय के जरिए होगा। जब सरकार का कहना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और फिर लोगों को सही मंच पर न्याय मिलेगा, जबकि पुलिस कानून व्यवस्था पर पूरा ध्यान दे सकेगी। दोस्तों, बिहार सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। जब बिहार में 101 नए DCLR यानी कि डिप्टी कलेक्टर लैंड रिफॉर्म्स के पद सृजित किए जाएंगे। इससे जमीन से जुड़े हुए मामलों, दाखिल खारिज और फिर भूमि विवादों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है। या आम लोगों को अब राजस्व दफ्तरों के चक्कर कम लगाने पड़ सकते हैं। जब सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग में भी नए पदों पर बहाली का रास्ता साफ कर दिया है। इससे कॉलेजों और फिर विश्वविद्यालय में शिक्षकों और फिर कर्मचारियों की कमी दूर करने में मदद मिलेगी। जब पढ़ाई का स्तर बेहतर होगा और छात्रों को जरूरी सुविधाएं समय पर मिल सकेगी। विमानन विभाग ने भी पद सृजित की तैयारी है, जिससे राज्य में हवाई सेवाओं के विस्तार को बल मिलेगा। कुल मिलाकर के इन फैसलों से युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और सरकारी कामकाज में रफ्तार तेज होगी। दोस्तों, पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल मामले में जांच एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हॉस्टल मालिक के घर पर छापेमारी की है। रेड के दौरान कई अहम दस्तावेज, रजिस्टर्ड और इलेक्ट्रॉनिक सामान जब्त किए गए हैं। जहां अधिकारियों को शक है कि पूरे मामले में गहरी साजिश रची गई थी, जिसकी कड़ियां अब धीरे धीरे सामने आ रही है। जांच का दायरा अब सिर्फ हॉस्टल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बेऊर जेल से लेकर के गाँव तक संभावित कनेक्शन की भी जाँच की जा रही है। जब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि कहीं जेल के अंदर से ये बाहरी नेटवर्क के जरिए इस कांड को प्रभावित करने की कोशिश तो नहीं हुई। जो कॉल डिटेल, लेन देन और फिर जुड़े लोगों की भूमिका खंगाली जा रही है। प्रशासन का कहना है कि इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया गया है और फिर किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। SIT और फिर पुलिस की टीमें लगातार छापेमारी और पूछताछ कर रही है ताकि साजिश के हर एंगल का खुलासा हो सके और फिर पीड़ितों को न्याय मिल सके। दोस्तों, बिहार में 10वीं पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर सामने आया है। BTSC पंप ऑपरेटर भर्ती 2026 के तहत पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इस भर्ती से बिहार के हजारों युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है, खास करके उन अभ्यर्थियों को जो तकनीकी कार्यों में रुचि रखते हैं। जब चयनित उम्मीदवारों को अच्छा वेतन पैकेज मिलेगा। जब रिपोर्ट्स के अनुसार पंप ऑपरेटर पद पर नियुक्त होने वाले कर्मियों को हर महीने करीब 63,000 रुपए तक का सैलरी मिल सकती है। जब इसके अलावा सरकारी नौकरी से मिलने वाले अन्य भत्ते और फिर सुविधाएं भी लागू होगी, जिससे ये पद और भी आकर्षक बन गया है। भर्ती प्रक्रिया, योग्यता, आवेदन तिथि और चयन से जुड़े हुए विस्तृत जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में दी जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे समय पर आवेदन करें और दस्तावेज पहले से तैयार रखें ताकि मौका हाथ से न जाए। दोस्तों, किसानों के लिए एक अच्छी खबर तो एक बुरी खबर है, क्योंकि यूरिया के दाम बढ़ सकते हैं। जो बुरी खबर है वहीं पर सब्सिडी में बदलाव की संभावना है। किसानों के लिए खेती से जुड़े हुए बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूरिया, जो भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला उर्वरक है, उसके दाम जल्द बढ़ सकते हैं। जी हाँ, ये किसानों के लिए चिंता वाली बात है, क्योंकि यूरिया की बड़ी कीमतें सीधे खेती की लागत पर असर डालती है। उधर एक अच्छी खबर यह है कि सरकार सब्सिडी में बदलाव पर भी विचार कर रही है ताकि किसानों को सीधे फायदा मिल सके। केंद्र सरकार और फिर संबंधित मंत्रालय इससे जुड़े हुए हमारी आर्थिक स्थिति और फिर वैश्विक उर्वरक बाजार को ध्यान में रख करके नई नीति बना सकते हैं। इसका मतलब यह है कि छोटे और फिर सीमांत किसानों पर बोझ कम किया जाए और फिर खेती को सस्ता और फिर टिकाऊ बनाया जा सके। जब कुल मिलाकर के ये स्थिति किसानों के लिए मिली जुली है। यूरिया महंगे होने की आशंका है, लेकिन अगर सब्सिडी संरचना में सुधार आता है तो फिर राहत भी मिल सकती है। जब किसानों और फिर कृषि विशेषज्ञों को सलाह दी जा रही है कि वे ताज़ा सरकारी निर्देशों पर ध्यान रखें और फिर अपनी खेती की लागत का सही प्रबंधन करें।
दोस्तों एक महिला कांस्टेबल से जुड़ा हुआ गंभीर मामला सामने आया है, जहां पर उसकी प्राइवेट तस्वीरें और फिर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि शादी से इनकार करने के बाद दो युवकों ने यह हरकत की है। घटना के सामने आते ही पुलिस महकमे में हरकत मच गया है और फिर मामले को गंभीरता से लिया गया है। जब पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि ये साइबर क्राइम और फिर महिला की गरिमा से जुड़ा हुआ गंभीर अपराध है। शुरुआती जाँच में सामने आया है कि आरोपियों ने बदला लेने की नीयत से ये कदम उठाया है और फिर डिजिटल सबूत जुटा करके उनकी गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। जहां कुल मिलाकर के ये मामला एक बार फिर से ऑनलाइन दुरुपयोग और फिर निजी डेटा की सुरक्षा पर सवाल खड़े करता है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि ऐसे सामग्री शेयर न करें और फिर तुरंत संबंधित प्लेटफॉर्म या फिर पुलिस को सूचना दें। दोस्तों क्या आपका स्मार्टफोन आपकी बातों को सुन रहे हैं? दरअसल बात है कि बहुत सारे लोग ये महसूस करते हैं कि जिस चीज़ की बात वे करते हैं, जिस चीज़ की बात उसी से जुड़े हुए विज्ञापन मोबाइल पर दिखने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई ऐप्स माइक्रोफोन, लोकेशन और फिर डेटा एक्सेस की अनुमति लेकर के यूज़र की गतिविधियों को ट्रैक करते हैं। या टेक कंपनियां इस डेटा का इस्तेमाल पर्सनलाइज एड और फिर सर्विस देने के लिए करती है, लेकिन इससे प्राइवेसी का खतरा भी बढ़ जाता है। जहाँ सुरक्षा के लिए सबसे पहले मोबाइल की ऐप परमिशन चेक करें और जिन ऐप्स को ज़रूरत नहीं है उनसे माइक्रोफोन और फिर लोकेशन की अनुमति हटा दें। जब फ़ोन की सेटिंग में जाकर के ऐड, पर्सनलाइजेशन और फिर वॉइस एक्टिविटी जैसी ट्रैकिंग सेटिंग बंद की जा सकती है। अनजान ऐप डाउनलोड ना करें और फिर समय समय पर सॉफ्टवेयर अपडेट जरूर करें। कुल मिलाकर के स्मार्टफोन खुद जासूसी नहीं करता, बल्कि हमारी दी हुई परमिशन से डेटा एक्सेस होता है। अगर यूजर सतर्क रहे और फिर प्राइवेसी सेटिंग सही रखें तो फिर निजी जानकारी को काफ़ी हद तक सुरक्षित रखा जा सकता है। दोस्तों यूजीसी के नए नियमों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाते हुए उन पर रोक लगा दी है। जब सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सीजेआई ने कहा कि इन नियमों का गलत इस्तेमाल होने की आशंका को से इनकार नहीं किया जा सकता। जब कोर्ट ने संकेत दिया है कि शिक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में कोई भी प्रावधान ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे भेदभाव या फिर दुरुपयोग की स्थिति बने। जब मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने दलील दी है कि नए नियमों से कुछ वर्गों के छात्रों पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। इस पर कोर्ट ने कहा कि जब तक नियमों की मंशा, प्रक्रिया और असर पूरी तरह से स्पष्ट ना हो जाए तब तक इन्हें लागू करना उचित नहीं होगा। इसलिए फिलहाल इन नियमों के अमल पर रोक लगाने का फैसला किया गया है। कुल मिलाकर के अब ये मामला आगे विस्तृत सुनवाई में किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से देश भर के छात्रों और फिर शैक्षणिक संस्थानों को फिलहाल राहत मिली है, जबकि सरकार को अपने नियमों को लेकर के अदालत में विस्तार से सफाई देनी होगी। दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हुए किसानों के लिए फार्मर रजिस्टर अब बेहद जरूरी हो गई है। सरकार डिजिटल डेटा को अपडेट कर रही है ताकि सिर्फ असली और फिर पात्र किसानों को ही योजना का लाभ मिल सके। जिन किसानों का रिकॉर्ड अधूरा है या फिर जिन्होंने रजिस्ट्री नहीं कराई है उनकी किस्त अटक सकती है। जब प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कि जमीन, आधार और फिर बैंक खाते की जानकारी का मिलान किया जा रहा है, इस प्रक्रिया में गड़बड़ी, डुप्लीकेट नाम या फिर गलत विवरण पाए जाने पर किसानों का नाम सूची से यानी कि लिस्ट से हटाया भी जा सकता है। इसलिए लाखों किसानों को सलाह दी जा रही है कि वे जल्द से जल्द अपने फार्मर रजिस्ट्री और फिर ई-केवाईसी पूरी कर लें। यदि समय पर पंजीकरण नहीं हुआ तो फिर आने वाली किस्त का पैसा खाते में नहीं आएगा। जब किसान नजदीकी कृषि कार्यालय, सीएससी सेंटर या फिर ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अपनी जानकारी अपडेट कर सकते हैं ताकि सम्मान निधि की राशि बिना रुकावट मिलती रहे। दोस्तों बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक में कुल 32 अहम प्रस्ताव पर मोहर लगाई गई है। इसमें महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ फैसला भी शामिल है। सरकार ने महिलाओं को स्वरोजगार और फिर आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से उनके खातों में 2-2 लाख रुपए तक की सहायता देने की योजना को मंजूरी दी है, जिससे लाखों परिवारों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है। दोस्तों बिहार में औद्योगिक विकास को रफ्तार देने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। 25 कंपनियों को राज्य में उद्योग लगाने के लिए जमीन और फिर जमीन आवंटित कर दी गई है। ये कंपनियां मिलकर के करीब 168 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, जिससे प्रदेश में यानी कि बिहार में औद्योगिक गतिविधियां बढ़ेगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सरकार का कहना है कि इन उद्योगों के शुरू होने से न सिर्फ युवाओं को नौकरी मिलेगी बल्कि आसपास के क्षेत्र में छोटे कारोबार और फिर सेवा क्षेत्रों को भी फायदा पहुंचेगा। इससे राज्य की यानी कि बिहार की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और पलायन की समस्या कम करने में भी मदद मिल सकती है। बिहार को इंडस्ट्रियल हब बनाने की दिशा में ये एक अहम पहल मानी जा रही है। जब सरकार लगातार निवेशकों को आकर्षित करने, बुनियादी ढांचा बेहतर करने और उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने पर जोर दे रही है ताकि राज्य में बड़े पैमाने पर औद्योगिक विकास हो सके।
दोस्तों यूजीसी के नए नियम पर रोक के बाद जेडीयू ने पहली प्रतिक्रिया दी है, जब सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है, जिसके बाद फिर से मामला गर्मा गया है। ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा है कि शिक्षा जैसे संवेदनशील मामलों में किसी समूह या फिर समाज की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। जेडीयू का मानना है कि नियमों से अगर किसी वर्ग में नाराजगी या फिर असंतोष पैदा होता है तो फिर ये लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है और फिर सभी को सम्मान मिलना चाहिए। उन्होंने न्यायपालिका के फैसले का सम्मान करने की भी बात कही है। जब पार्टी के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि संविधान सभी को बराबरी का अधिकार देता है और इसी सिद्धांत के तहत किसी भी कानून या फिर गाइडलाइन को सभी वर्गों के हित और फिर अधिकार के हिसाब से स्पष्ट और फिर संतुलित बनाया जाना चाहिए। जेडीयू ने सुझाव दिया है कि कोर्ट के निर्णय और फिर याचिकाओं के आधार पर नियमों की समीक्षा जरूरी है ताकि कोई भी समुदाय खुद को वंचित या फिर अनदेखा महसूस ना करे। कुल मिलाकर के जेडीयू की प्रतिक्रिया में ये संदेश साफ है कि किसी भी शिक्षा नीति में पक्षपात नहीं होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए सभी वर्गों के हितों का संतुलन जरूरी है। दोस्तों, भारतीय रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत देने की तैयारी कर ली है। अब देश में 24 कोचों वाली नई महावंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी, जिससे एक साथ ज्यादा यात्रियों को सफर करने का मौका मिलेगा। जहां इसका मकसद भीड़ भाड़ वाले रूट पर बढ़ती वेटिंग लिस्ट की समस्या को कम करना है। जहाँ रेलवे अधिकारियों के मुताबिक इस नए रैक में पहले से ज्यादा सीटें होगी, जिससे त्योहारों और फिर छुट्टियों के सीजन में यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। तेज रफ्तार, आधुनिक सुविधाएं और फिर ज्यादा क्षमता, इन तीनों का मेल इस ट्रेन को खास बनाएगा। यानी कि अब वंदे भारत में सफर करने का सपना देख रहे लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 24 कोचों वाली महावंदे भारत के शुरू होने से वेटिंग टिकट की परेशानी काफी हद तक कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। दोस्तों, बिहार के मिथिला क्षेत्र को पर्यटन के नक्शे पर मजबूती से स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। मिथिला हाट इलाके को आधुनिक टूरिस्ट स्पॉट के रूप में विकसित करने की योजना है, जहां पर आने वाले पर्यटक को सुंदर रिवर फ्रंट का लुत्फ उठा सकेंगे। ये जगह न सिर्फ घूमने के लिए आकर्षित बनेगी बल्कि सांस्कृतिक पहचान को भी आगे बढ़ाएगी। इस प्रोजेक्ट के तहत करीब 44 एकड़ जमीन पर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। यहाँ पर शॉपिंग मॉल, आधुनिक होटल, फूड जोन और फिर अन्य सुविधाएं विकसित होंगी, जिससे देश विदेश से आने वाले सैलानियों को बेहतर अनुभव मिलेगा। साथ ही स्थानीय हस्तशिल्प और फिर मिथिला की पारंपरिक कला को भी बढ़ावा देने की योजना है। यह परियोजना से क्षेत्र में बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। होटल, दुकानों, परिवहन और फिर पर्यटन सेवाओं से जुड़े हुए हजारों लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। कुल मिलाकर के ये पहल मिथिला क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगी और फिर बिहार में पर्यटन विकास की एक नई मिसाल पेश कर सकती है। दोस्तों, बिहार में अब भूमिहीन किसानों के लिए कमाई का नया रास्ता खुलने जा रहा है। कृषि विभाग ने शहद उत्पादन यानी कि मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने का मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। इस योजना का मकसद है कि जिन किसानों के पास अपनी जमीन नहीं है वे भी मधुमक्खी पालन के जरिए अच्छी आमदनी कर सकेंगे। जहाँ सरकार की ओर से प्रशिक्षण, तकनीकी मदद और फिर जरूरी उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि किसान आसानी से इस काम की शुरुआत कर सके। मधुमक्खी पालन कम जगह में और फिर कम लागत में शुरू किया जा सकता है, इसीलिए इसे रोजगार का बेहतर जरिया माना जा रहा है। कृषि विभाग का मानना है कि इससे ग्रामीण इलाकों में रोजगार बढ़ेगा, किसानों की आय में इजाफा होगा और फिर बिहार का शहद उत्पादन भी मजबूत होगा। ये योजना खासकर के गरीब और फिर भूमिहीन परिवारों के लिए आर्थिक सहारा बनने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। दोस्तों, बिहार की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला किया है। जहां राज्य में यानी कि बिहार में विशेष सशस्त्र पुलिस बल यानी कि एसएपी बल में कार्यरत करीब 17,000 पूर्व सैनिकों के अनुबंधन विस्तार को मंजूरी दे दी गई है। जहां इससे सुरक्षा तंत्र को अनुभवी और फिर प्रशिक्षित जवानों का साथ लगातार मिलता रहेगा। ये सभी पूर्व सैनिक पहले से ही कानून व्यवस्था, संवेदनशील इलाकों की निगरानी और फिर विशेष अभियानों में अहम भूमिका निभा रहे हैं। अनुबंध बढ़ने से पुलिस बल की कमी भी दूर होगी और फिर सुरक्षा व्यवस्था और भी प्रभावी बनेगी। सरकार का मानना है कि पूर्व सैनिकों का अनुभव राज्य की आंतरिक सुरक्षा के लिए बेहद उपयोगी है। इस फैसले से न सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी बल्कि पूर्व सैनिकों को भी रोजगार की स्थिरता मिलेगी। दोस्तों, बिहार सरकार ने बिहार को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए बड़ा कदम उठाया। कहा जाए तो बिहार अब पूर्वी भारत का टेक्नोलॉजी हब बनेगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर नीति 2026 को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। जब कैबिनेट ने सेमीकंडक्टर नीति 2026 को मंजूरी दे दी है, जिससे बिहार को पूर्वी भारत के टेक्नोलॉजी हब के रूप में विकसित करने की दिशा में काम तेज होगा। इस नीति का मकसद राज्य में यानी कि बिहार में इलेक्ट्रॉनिक्स और फिर सेमीकंडक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों को आकर्षित करना और बड़े स्तर पर निवेश लाना है। सरकार
मार्केटिंग अथॉरिटी की स्थापना भी की जा रही है, जो ग्रामीण उत्पादकों को बाजार से जोड़ करके काम करेगी। इससे गाँव में बने उत्पादों को बेहतर दाम मिलेंगे और फिर किसानों, कारीगरों और फिर छोटे उद्यमियों की आमदनी बढ़ेगी। दोस्तों, बिहार के एक सरकारी स्कूल की हालात ऐसे है कि वहां पढ़ाई कम और फिर खतरा ज़्यादा नजर आता है। यह स्कूल की इमारत जर्जर हो चुकी है, दीवारों में दरारें और फिर छत टूटने की कगार पर है। ऐसे खतरनाक माहौल में छोटे छोटे बच्चे अपनी जान जोखिम में डाल करके पढ़ने को मजबूर है। जब बरसात हो या फिर ठंड, बच्चों को इसी खंडर जैसे भवन में बैठ करके पढ़ाई करनी पड़ती है। ना सही बेंच डेस्क, ना साफ कमरा और फिर ना ही बुनियादी सुविधाएं। फिर भी मासूम बच्चे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि कई बार शिकायत की गई, लेकिन अभी तक स्कूल की मरम्मत या फिर नई बिल्डिंग को लेकर के कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। जब कुल मिलाकर की ये तस्वीर पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया के नारे पर सवाल खड़े करती है। जब अब स्कूल ही सुरक्षित नहीं होंगे तो फिर बच्चों का भविष्य कैसे सुरक्षित होगा। जब गांव वाले और फिर अभिभावक अब प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ताकि बच्चों को बेहतर और फिर सुरक्षित पढ़ाई का माहौल मिल सके। दोस्तों, यूजीसी के नए नियमों को लेकर के जारी विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का रुख बदला सा नजर आ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट द्वारा कानून पर स्टे लगाए जाने के बाद उन्होंने इसे समाज को बांटने वाला करार दिया। इससे पहले इस मुद्दे पर उनकी चुप्पी को लेकर के विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था। जी हाँ, बताया जा रहा है कि यूजीसी के नए प्रावधानों को लेकर के देश भर में विरोध हो रहा है और फिर कई छात्र संगठनों और फिर राजनीतिक दलों ने इसे भेदभावपूर्ण बताया है। यह सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अब इस कानून की संवैधानिक और फिर प्रभाव को लेकर के बहस और तेज हो गई है। गिरिराज सिंह का ताज़ा बयान इसी बहस के बीच सामने आया है, जिसने सियासी हलचल बढ़ा दी है। जब कुल मिलाकर के यूजीसी नए नियम का मुद्दा अब सिर्फ शिक्षा नीति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक और फिर सामाजिक बहस का केंद्र बन गया है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और फिर नेताओं के बदलते रुख के बीच आने वाले दिनों में इस कानून को लेकर के तस्वीर और साफ हो सकती है। दोस्तों, इकोनॉमिक सर्वे 2026 में जंक फूड को लेकर के बड़ा सुझाव दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चिप्स, कोल्ड ड्रिंक और फिर दूसरे अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड आइटम्स को सबसे ऊंचे जीएसटी स्लैब में रखने की सिफारिश की गई है। इसका मकसद लोगों को अस्वस्थ करके खाने से दूर रखना और फिर हेल्थ पर पड़ने वाले बुरे असर को कम करना बताया जा रहा है। जब बताया गया है कि जंक फूड के ज़्यादा सेवन से मोटापा, डायबिटीज़, हाई बीपी और फिर दिल की बीमारियों का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में सरकार टैक्स नीति के जरिए लोगों की खाने की आदतों में बदलाव लाना चाहती है। अगर ये सिफारिश लागू होती है तो फिर बाजार में चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स जैसे प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ सकती है। कुल मिलाकर के ये कदम स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके उठाया गया सुझाव माना जा रहा है। हालांकि अंतिम फैसला जीएसटी काउंसिल को लेना है, लेकिन अगर मंजूरी मिलती है तो फिर जंक फूड जेब पर भारी पड़ सकता है और फिर लोग हेल्दी विकल्पों की ओर बढ़ सकते हैं। दोस्तों, बिहार के भागलपुर जिला के पीरपैंती में अडानी समूह के प्रस्तावित थर्मल पावर प्रोजेक्ट को लेकर के हुई जन सुनवाई में लोगों की सहमति सामने आई है। इस प्लांट को लेकर के बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट के रूप में देखा जा रहा है, जिससे क्षेत्र के विकास की उम्मीदें बढ़ी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक परियोजना से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे और बिजली उत्पादन बढ़ने से राज्य को भी फायदा मिलेगा। अधिकारियों ने बताया है कि पर्यावरण और फिर अन्य नियमों को ध्यान में रखते हुए आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। कुल मिलाकर के ये प्रोजेक्ट भागलपुर और फिर आसपास के इलाकों की अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकता है। अब अगला कदम सरकारी मंजूरियों और फिर निर्माण प्रक्रिया को आगे बढ़ाना होगा। दोस्तों, किशनगंज डीएम श्री विशाल राज जी कल किशनगंज सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है। यह सदर अस्पताल की हालात को लेकर के अक्सर शिकायतें सामने आती रही है। मरीजों का यहां पर समय पर इलाज न मिलना, गंदगी, स्टाफ की लापरवाही और अव्यवस्थित व्यवस्था लंबे समय से चर्चा में रही है। इन्हीं शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिला पदाधिकारी विशाल राज ने अचानक सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। डीएम के पहुंचते ही अस्पताल प्रशासन में हरकंप मच गया। निरीक्षण के दौरान कई खामियां सामने आई, जिस पर डीएम ने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई और साफ कर दिया है कि अगर व्यवस्था में तुरंत सुधार नहीं हुआ तो फिर सख्त कार्रवाई होगी। किशनगंज की सबसे बड़ी स्वास्थ्य इकाई सदर अस्पताल में बुधवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब जिला पदाधिकारी विशाल राज बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक निरीक्षण के लिए पहुंच गए। जब डीएम की गाड़ी अस्पताल परिसर में पहुंचते ही कर्मचारी इधर उधर दौड़ते नजर आए। कई लोग जल्दबाजी में अपनी ड्यूटी संभालते दिखे। जब डीएम ने सबसे पहले ओपीडी का निरीक्षण किया, यहाँ पर मरीजों की लंबी कतारें लगी हुई थी और फिर व्यवस्था पूरी तरह से अवस्थित नजर आई। कई मरीज इलाज के लिए घंटों से इंतजार कर रहे
रहे थे। डीएम ने इस पर नाराजगी जताई और अधिकारियों से जवाब भी मांगा है। इसके बाद डीएम अस्पताल के अलग अलग वार्डों में पहुंचे, जहां कई वार्डों में गंदगी फैली हुई थी, बेड के आसपास कूड़ा था और साफ सफाई की स्थिति बेहद खराब थी। जब कुछ जगहों पर मरीजों के लिए पानी और फिर अन्य जरूरी सुविधाएं भी ठीक से उपलब्ध नहीं थी। डीएम ने मौके पर मौजूद कर्मचारियों को जम करके फटकार लगाई। डीएम ने दवा वितरण केंद्र का भी जायजा लिया। यहां दवाओं की उपलब्धता और फिर वितरण व्यवस्था की जांच की गई। उन्होंने यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि मरीजों को समय पर सभी जरूरी दवाएं मिले। यह निरीक्षण के दौरान डीएम ने उपस्थित रजिस्टर्ड और फिर अन्य रिकॉर्ड भी देखे हैं। कई कर्मचारियों की अनुपस्थिति और फिर लापरवाही सामने आई है, जिस पर डीएम ने संबंधित अधिकारियों से तुरंत स्पष्टीकरण मांगा है। डीएम विशाल राज ने साफ शब्दों में कहा कि सदर अस्पताल जिले के लोगों की जीवन रेखा है। यहां पर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिन विभागों में गंभीर खामियां पाई गई है, वहां के जिम्मेदार अधिकारियों और फिर कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिया है कि अस्पताल में नियमित साफ सफाई हो, मरीजों को बेहतर सुविधा मिले और सभी कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाएं। जैसे सदर अस्पताल के उपाध्यक्ष डॉक्टर अनवर हुसैन ने कहा कि डीएम द्वारा बताई गई कमियों को गंभीरता से लिया गया है और जल्द ही सुधार किया जाएगा। डीएम के इस औचक निरीक्षण से अस्पताल प्रशासन में हरकंप मच गया है। या वहीं पर मरीजों और फिर आम लोगों को अब उम्मीद है कि सदर अस्पताल की बदहाल व्यवस्था में जल्द सुधार देखने को मिलेगा। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, किशनगंज में ट्रैफिक रूट बदल गया है। अगर आप भी किशनगंज आना जाना करते हैं तो आपको इस वीडियो को देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि आपको अभी पता चलेगा कि आखिर जो नए ट्रैफिक रूल्स है वो क्या है और किस तरह से आना जाना करेंगे, किस तरह से शहर में चलने की व्यवस्था बनाई गई है। तो आपको बता दूं कि किशनगंज शहर में बढ़ते जाम से राहत देने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने बड़ा फैसला लिया है। 1 फरवरी से बहादुरगंज मोड़ से NH 327E की ओर जाने वाले गाड़ियों के लिए नया ट्रैफिक रूट लागू कर दिया जाएगा। अब बहादुरगंज मोड़ से सीधे आगे जाने की जगह बाईं ओर मुड़ेंगे और ओवरब्रिज के नीचे से होते हुए खगरा रेलवे फाटक पार करेंगे। इसके बाद सीधे NH 327E पर पहुंच करके कान की दालखोला और पूर्णिया की ओर जा सकेंगे। इसी तरह बस स्टैंड और फिर सिलीगुड़ी जाने वाले गाड़ियां भी इसी रास्ते से गुजरेंगे और इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी के पास बने यूटर्न से अपनी दिशा में मुड़ेंगे। तो आपको बता दूं कि किशनगंज शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर लगातार बढ़ती भीड़ और रोजाना लगने वाले ट्रैफिक जाम को देखते हुए किशनगंज प्रशासन ने बड़ा फैसला कर लिया है। लोगों को घंटों सड़क पर फंसे रहने से राहत दिलाने के लिए यातायात पुलिस ने नया ट्रैफिक प्लान तैयार कर लिया है, जो 1 फरवरी से लागू होगा। इस बदलाव का सीधा असर बहादुरगंज मोड़, खगरा रेलवे फाटक, बस स्टैंड और NH 327E की ओर जाने वाले गाड़ियों पर पड़ेगा। जब प्रशासन का कहना है कि नई व्यवस्था से शहर के अंदर जाम कम होगा और फिर यातायात पहले से ज्यादा सुचारू रहेगा। जहाँ किशनगंज शहरी क्षेत्र में ट्रैफिक जाम लंबे समय से एक गंभीर समस्या बना हुआ है, खास करके बहादुरगंज मोड़, खगरा रेलवे फाटक और फिर बाजार क्षेत्र में दिन भर गाड़ियों की लंबी कतारें लग जाती है। जहाँ कई बार लोगों को छोटी दूरी तय करने में भी आधे घंटे से ज्यादा समय लग जाता है। इसी परेशानी को देखते हुए यातायात पुलिस ने रूट में बदलाव करने का निर्णय लिया है। जहाँ नई व्यवस्था के तहत बहादुरगंज मोड़ से NH 327E की ओर जाने वाले सभी प्रकार के गाड़ियों को अब सीधे आगे जाने की अनुमति नहीं होगी। जब वाहन चालकों को बहादुरगंज मोड़ से बाईं ओर मुड़ना होगा, इसके बाद और ब्रिज के नीचे से गुजरते हुए खगरा रेलवे फाटक पार करना होगा और फिर NH 327E पर पहुंचना होगा। यहाँ से वाहन सीधे कान की दालखोला और फिर पूर्णिया की दिशा में जा सकेंगे और फिर NH 27 पर पहुंचना होगा। यहाँ से वाहन सीधे कान की दालखोला और फिर पूर्णिया की दिशा में जा सकेंगे। जहाँ इस रूट से शहर के मुख्य बाजार इलाके में गाड़ियों का दबाव कम होगा। इसी तरह किशनगंज बस स्टैंड और फिर सिलीगुड़ी की ओर जाने वाले गाड़ियों के लिए भी यही मार्ग तय किया गया है। ये वाहन भी बहादुरगंज मोड़ से बाईं ओर मुड़ेंगे और ब्रिज के नीचे से होते हुए खगरा रेलवे फाटक पार करेंगे और NH 27 पर पहुंचेंगे। इसके बाद इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी के पास बने यूटर्न का इस्तेमाल करके अपने गंतव्य की ओर बढ़ेंगे। यातायात पुलिस का मानना है कि इस नए ट्रैफिक प्लान से रेलवे फाटक पर लगने वाला भारी जाम काफी हद तक कम होगा। साथ ही बाजार क्षेत्र में भीड़ भाड़ घटेगी और NH 27 पर ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता रहेगा। खास करके सुबह और शाम के समय जब सबसे ज्यादा दबाव रहता है, जब उस दौरान लोगों को
राहत मिलने की उम्मीद है। जब पुलिस प्रशासन ने सभी वाहन चालकों और फिर आम लोगों से अपील की है कि वे 1 फरवरी से लागू होने वाली इस नई व्यवस्था का पालन करें। नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि शहर की बढ़ती आबादी और फिर वाहनों की संख्या को देखते हुए यह बदलाव जरूरी हो गया था, ताकि किशनगंज में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर और सुरक्षित बनाया जा सके। दोस्तों, यूजीसी द्वारा लागू किए गए नए नियम को लेकर के किशनगंज में सियासी और सामाजिक हलचल तेज हो गई है। जो उच्च शिक्षा संस्थानों से जुड़े इन प्रावधानों को स्वर्ण समाज भेदभाव और फिर एक तरफा बता रहा है। जिला कार्यालय में आयोजित बैठक में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और साफ कहा है कि अगर नियमों में संशोधन नहीं हुआ तो फिर आंदोलन और तेज किया जाएगा। अब स्वर्ण समाज जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप करके औपचारिक विरोध दर्ज करने की तैयारी में है। किशनगंज जिला कार्यालय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी द्वारा अधिसूचित उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने वाले नियम 2026 के खिलाफ एक अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में स्वर्ण समाज के प्रतिनिधियों और फिर राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। जब बैठक में इन नियमों को स्वर्ण समाज के लिए भेदभावपूर्ण बताया गया और इसमें तत्काल संशोधन की मांग उठाई गई। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि यूजीसी के नए नियमों में जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और फिर अन्य पिछड़ा वर्ग तक सीमित रखी गई है, जबकि सामान्य वर्ग के छात्र भी कई बार भेदभाव का सामना करते हैं, लेकिन उनके लिए किसी तरीके की सुरक्षा या फिर शिकायत निवारण व्यवस्था नहीं की गई है। इसे एक तरफा और फिर असंवैधानिक करार देते हुए कहा गया है कि इससे उच्च शिक्षा संस्थानों में असमानता और बढ़ेगी। वहीं पर सभी उपस्थित लोगों ने एक स्वर में कहा कि पूरे स्वर्ण समाज को एकजुट होकर के इन नियमों का विरोध करना होगा। इसी कड़ी में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना जल्द ही किशनगंज के जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपेगी और फिर यूजीसी के नियमों में संशोधन की मांग करेगी। आपको बता दूं कि यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ देश के कई राज्यों में पहले से ही विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। कई संगठनों ने इसे काला कानून तक बता दिया है और सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी वैधता को चुनौती दी गई है। इस मुद्दे ने जोर पकड़ लिया है, जहां आने वाले दिनों में ज्ञापन और आंदोलन के जरिए विरोध और तेज होने की संभावना है। अगर आप किशनगंज आना जाना करते हैं तो आप संभल जाइए, क्योंकि किशनगंज में चोरों का आतंक सर चढ़ करके बोल रहा है। दिन दहाड़े लोगों की चैन छीन करके भाग रहे हैं। दिन दहाड़े चैन स्नैचिंग से किशनगंज दहल गया है कहा जाए तो। डे मार्केट ओवर ब्रिज के पास यहाँ पर बदमाशों का आतंक लगा रहता है। किशनगंज शहर के बीचों बीच एक बार फिर से अपराधियों ने कानून व्यवस्था को खुली चुनौती दी है। किशनगंज के सबसे व्यस्त इलाके डे मार्केट और ओवरब्रिज के पास दिन दहाड़े एक बुजुर्ग महिला से सोने की चैन छीन करके बाइक सवार बदमाश फरार हो गए। भीड़ भाड़ वाले इलाके में हुई इस वारदात ने न सिर्फ पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि आम लोगों में डर और गुस्सा दोनों भर दिया है। अब सवाल यह है कि क्या शहर में महिलाएं और फिर बुजुर्ग भी सुरक्षित नहीं है? तो आपको बता दूं कि किशनगंज शहर में कल चैन स्नैचिंग की बड़ी घटना सामने आई। रुई धासा निवासी 65 वर्षीय इति घोष डे मार्केट से दवा खरीद करके साइबर कैफे की ओर जा रही थी। जैसे ही वे डे मार्केट ओवर ब्रिज के पास पहुंची तो पहले से घात लगाए बैठे बाइक सवार 2 युवक उनके करीब पहुंचे और पीछे बैठे बदमाश ने अचानक महिला को धक्का दिया और गले से सोने की चैन झपट ली। इससे पहले कि महिला कुछ समझ पाती, दोनों आरोपी तेज रफ्तार से डुमरिया ओवर ब्रिज की ओर फरार हो गए। जहां घटना के बाद महिला जोर जोर से चिल्लाने लगी। आवाज सुनकर के आसपास के दुकानदार और राहगीर मौके पर पहुंचे। जब कुछ लोगों ने बदमाशों का पीछा भी करने की कोशिश की, लेकिन वे काफी आगे निकल चुके थे। देखते ही देखते वहां पर भारी भीड़ जमा हो गई और फिर पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। जब सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और फिर जांच शुरू कर दी। जहां संभावित रास्तों पर चेकिंग की गई, लेकिन बदमाशों का कोई भी सुराग नहीं मिल सका। यह पुलिस अब डे मार्केट और फिर ओवरब्रिज के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। पीड़िता इशिता घोष ने पुलिस को बताया है कि दोनों युवक बाइक पर सवार थे और बेहद शातिर तरीके से वारदात को अंजाम देकर के भाग निकले। पूरी घटना कुछ ही सेकंडों में हुई। सदर थाना अध्यक्ष अभिषेक रंजन ने कहा है कि मामला गंभीर है और पुलिस पूरी सक्रियता से जांच कर रही है। जल्द ही बदमाशों की गिरफ्तारी का दावा भी किया गया है, लेकिन शहरवासियों का कहना है कि डे मार्केट जैसे व्यस्त इलाके में दिन दहाड़े ऐसी घटना होना बेहद चिंताजनक है। जहां लोग मांग कर रहे हैं कि पुलिस गश्त बढ़ाई जाए और फिर अपराधियों पर सख्त कार्रवाई हो। जहां लगातार बढ़ रही चैन स्नैचिंग की घटनाएं अब किशनगंज की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल बन चुकी है। जहां अब देखना होगा कि पुलिस कितनी जल्दी इस वारदात का खुलासा करके लोगों को राहत दिला पाती है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों,
कोचाधामन में प्रस्तावित डिग्री कॉलेज को लेकर के यहाँ पर विवाद छिड़ गया है। यहाँ पर लोग आपस में दो गुट बना लिए हैं। एक गुट कह रहे हैं कि कोचाधामन के सुंदरबाड़ी सोनथा में इस कॉलेज का निर्माण किया जाना चाहिए, तो वहीं पर दूसरे गुट कह रहे हैं कि नहीं, ये धनपुरा में निर्माण होना चाहिए। इस डिग्री कॉलेज को लेकर के खींचतान जारी है, जहाँ एक गुट कह रहे हैं कि इधर तो दूसरा गुट उधर। अब कहाँ निर्माण हो, इसको लेकर के लोग असमंजस में पड़ गए हैं। तो ऐसे में आपसे भी सवाल है कि आखिर इस डिग्री कॉलेज का निर्माण किस जगह पर होना चाहिए। आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आपको बता दूं कि कॉलेज का निर्माण कहां होगा, इसे लेकर के अब स्थानीय जनप्रतिनिधि और समाज सेवी भी मैदान में उतर आए हैं। जहां कल सुंदरबाड़ी पंचायत के मुखिया तनवीर आलम और सोनथा पंचायत के समाज सेवी बाबर आलम ने किशनगंज के जिलाधिकारी विशाल राज से मुलाकात करके कॉलेज के स्थान चयन पर पूर्ण विचार की मांग रखी है। जहां उनका कहना है कि धनपुरा में चयनित अस्थायी स्थल छात्रों के लिए सुविधाजनक नहीं है, जबकि सुंदरबाड़ी और फिर आसपास का क्षेत्र ज्यादा सुलभ और उपयुक्त है। जब कोचाधामन में डिग्री कॉलेज की स्थापना क्षेत्र के हजारों छात्रों के लिए उम्मीद की नई किरण है। जब वर्षों से यहाँ के छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है। इसी बीच कॉलेज के अस्थायी संचालन के लिए धनपुरा का नाम सामने आने के बाद अब इस पर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर कॉलेज ऐसे स्थान पर शुरू होता है जहां पर पहुंचना मुश्किल हो, तो फिर इसका लाभ सभी छात्रों तक नहीं पहुंच पाएगा। इसी मुद्दे को लेकर के सुंदरबाड़ी पंचायत के मुखिया तनवीर आलम और समाज सेवी बाबर आलम ने डीएम कार्यालय पहुंच करके ज्ञापन सौंपा, जहां प्रतिनिधि मंडल ने मांग की है कि कॉलेज को किसान कॉलेज सुंदरबाड़ी या फिर आसपास की पंचायतों में अस्थायी रूप से निर्माण किया जाना चाहिए। उनका तर्क है कि ये इलाका भौगोलिक रूप से केंद्र में है और फिर यहाँ पर सड़क यातायात और फिर अन्य संसाधन भी बेहतर है। उन्होंने डीएम को बताया है कि सुंदरबाड़ी क्षेत्र में कॉलेज संचालन के लिए अनुकूल माहौल है। आसपास के गाँव से छात्र आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं। इससे खास करके ग्रामीण इलाकों के गरीब और फिर मध्यम वर्ग के बच्चों को बड़ी राहत मिलेगी। जिलाधिकारी विशाल राज ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुना है और उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा है कि प्रशासन का मकसद यही है कि शिक्षा हर छात्र का तक आसानी से पहुंचे। स्थान चयन को लेकर के सभी पहलुओं पर विचार किया जाएगा और छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। इस मुलाकात के बाद क्षेत्र में उम्मीद बढ़ गई है कि प्रशासन स्थानीय लोगों की मांग पर विचार करेगा। अब सभी की नजरें जिला प्रशासन के फैसले पर टिकी है कि डिग्री कॉलेज का अस्थायी संचालन आखिर किस जगह से शुरू होता है। अगर सुंदरबाड़ी में कॉलेज शुरू होता है तो फिर ये पूरे कोचाधामन क्षेत्र के लिए शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि साबित होगी। जी आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आप बताइए कि आखिर इस कॉलेज का निर्माण कहाँ होना चाहिए, सुंदरबाड़ी में या फिर धनपुरा में। आप किस गुट के पक्ष में है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।